नमस्कार बच्चों, चैप्टर सेकंड हम शुरू कर चुके थे और उसमें हम आज बात करने वाले हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। देखिए, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोगों के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए, तालिका 2 हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, नींबू के अंदर जीवाणु द्वारा रोग फैलता है जिसको नींबू कैंकर कहा जाता है और ये जीवाणु वायु से फैलता है। गेहूं के अंदर रस्ट होता है तो गेहूं का रस्ट किससे होता है? कवक से। ठीक है, और ये वायु और बीजों में भी आ जाता है, कई बार बीजों से भी होता है। भिंडी का पीत रोग, भिंडी के पीत रोग के पीछे क्या कारण है? एक वायरस होता है जो ये रोग पैदा करता है और ये वायरस कीटों द्वारा फैलता है, भिंडी का पीत रोग। ठीक है, तो ये फसल में होने वाले सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम है। नींबू का कैंकर जीवाणु से होता है, वायु द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट कवक द्वारा होता है, ये वायु और बीजों से फैलता है। भिंडी का पीत रोग वायरस जनित है और ये कीटों द्वारा फैलता है। जिसके बाद में आता है खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में अधिकतर ज़्यादा होता है कि अचानक से खाना खाने के बाद उल्टियाँ होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, भोजन में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यक्ति को उल्टियाँ होने लगती है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि भोजन में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है? देखिए, बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसने वमन उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि ये खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है, यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली स्थिति है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भोजन में विष पैदा हो गया? देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ध्यान रखना। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, भोजन को हमेशा ढक के रखें। भोजन का क्या करें? परिरक्षण करें। अब देखिए, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। खाद्य परिरक्षण। देखिए, अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। संदूषित भोजन सड़ेगा, उससे दुर्गंधी आएगी और क्या आएगी? दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया? बिल्कुल, भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। उसके अंदर कुछ ऐसे रसायन बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि विषैले होते हैं और भोजन को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, जब आप मार्केट से आम परचेज करके लाते हो तो वो आम कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसी आम का अगर आप अचार बनाते हो तो वो कई महीनों तक चलता रहता है, ख़राब नहीं होता। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो आम का अचार ख़राब नहीं हुआ जबकि आम आपके ख़राब हो गए? इसका कारण ये है कि आम को आपने संदूषण से बचाया नहीं, उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपने नहीं किया कि वो संदूषित होने से बच जाए। जबकि अचार में क्या किया आपने? अचार में आपने तेल डाल रखा है, नमक डाल रखा है, सिरका डाल रखा है, तो ये चीज़ें अचार को संदूषित होने से बचाती है। ठीक है, तो देखिए,
खाद्य परिरक्षण के रासायनिक उपाय क्या है? रसायन ऐसे कौन से रसायन हैं जो भोज्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं? देखिए, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा परिरक्षक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, तो इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। तो आप सीधा सीधा जवाब दें, नमक और खाद्य तेल को परिरक्षक के रूप में जाना जाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्लों का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। आपसे पूछा जाएगा किन्हीं दो सामान्य परिरक्षकों के नाम बताइए, तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैम एवं स्क्वैश बनाने में कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नमक द्वारा परिरक्षण किस प्रकार करते हैं? देखिए, सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, देखिए चाशनी बहुत अच्छा परिरक्षण है, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। आप लोगों ने देखा होगा जैम वगैरह के अंदर चाशनी होती है, तो जैम, जेलियम, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को क्या करती है? नियंत्रित करती है। नेक्स्ट बात करें तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तो ये अचार में काम में लिया जाता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण भी इस विधि द्वारा करते हैं। इसके बाद में देखिए, जो रोज़ आप काम करते हो परिरक्षण के लिए, वो है गर्म एवं ठंडा करना। आप दूध को गर्म करके रखते हो, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है उसके अंदर काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर दूध को आप बिना उबाले रख देते हो तो वो कुछ ही समय बाद फट जाता है। उसका कारण ही यही होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ग्रो करते हैं और दूध को ख़राब कर देते हैं। लेकिन जब आप दूध को गर्म कर देते हो तो वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और उसे आप तुरंत ठंडा करके फ्रिज में रख देते हो तो उसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि उस डिक्रीज टेम्परेचर के ऊपर दोबारा से सूक्ष्म जीव क्या नहीं हो पाते? ग्रो नहीं कर पाते। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है। उबालने से क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। देखिए, इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। फ्रिज के अंदर भोज्य पदार्थ खराब नहीं होते, इसका कारण ही यही होता है कि कम तापमान पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते। अब देखिए, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि ये दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? देखिए, पाश्चरीकरण में क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है, और वो टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दूध को आप 15 से 30 सेकंड तक क्या करेंगे? गर्म कर देते हैं, और उसको तुरंत ठंडा करके आप रख देते हैं, तो दूध पाश्चरीकृत हो जाता है। यानी कि उस दूध के अंदर जितने भी सूक्ष्म बैक्टीरिया मौजूद थे वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, और फिर निम्न ताप के ऊपर आप उसको क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं, तो उसके अंदर दोबारा से बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। देखिए, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार दूध का पाश्चरीकरण कर लिया तो आप उसको बिना उबाले काम में ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने, देखिए पाश्चरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा पाश्चरीकरण किसे कहते हैं, तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा करना क्या कहलाता है? पाश्चरीकरण कहलाता है। अब आता है भंडारण एवं पैकिंग। देखिए, आजकल आप लोग देखते हो कि जो खाद्य पदार्थ आते हैं वो पैकेट्स में आते हैं, और उनके अंदर वो मटेरियल तो कम निकलता है और हवा ज़्यादा निकलती है उसके अंदर। चिप्स की थैली खरीदते हो आप,
मोटी दिखती है, आपको लगता है बाहर से कि काफ़ी सारा चिप्स निकलेगा, लेकिन उसके अंदर हवा ज़्यादा होती है और चिप्स कम होती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर एक अक्रिय गैस भर दी जाती है ताकि वो भोज्य पदार्थ क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। ठीक है, देखो आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अब आता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इस चैप्टर में भी काफ़ी बार आपको बता चुका है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या है। वायुमंडल के अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। इस नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध करवाने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इसको उपयोगी पदार्थों में फिक्स कर देते हैं, और ये जो यौगिक होते हैं फिर ये मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन निर्मुक्त करते हैं। तो पौधा उसको क्या करता है, जड़ तंत्र द्वारा ग्रहण करता है। ये नाइट्रोजन पौधे के भागों में पहुंच जाती है, विभिन्न जड़ से होती हुई पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचती है। पौधे के विभिन्न भागों से ये जंतुओं के शरीर में पहुंचती है, और जंतुओं से पुनः ये मिट्टी में आती है, और मिट्टी में नाइट्रोजन निर्मुक्त होकर फिर से वायुमंडल में चली जाती है। तो देखिए एक ब्रीफ स्टडी फिर से आपके सामने आई है इसकी। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। मैंने बताया था कि जो दाल कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती है, उनके अंदर ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। जैसे सेम और मटर में एक सहजीविता है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बरसात के दिनों में जब बिजली चमकती है तो उस समय भी क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदलकर भूमि में चली जाती है। तो जो प्राकृतिक रूप से तड़ित विद्युत है यानी बिजली का चमकना, वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या करती है, कार्य करती है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। अब देखिए अगर कंटिन्यूस ऐसा हो रहा है कि राइजोबियम जीवाणु है या बिजली के चमकने से वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल रही है, तो जो 78% नाइट्रोजन की हम बात करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो स्थिर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पर्यावरण में इसका एक चक्र चलता रहता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन भूमि में जाती है, भूमि से पेड़ पौधों में आती है, पेड़ पौधों से जंतु में आती है, जंतु जब नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव उनको अपघटित कर देते हैं और उनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है फिर से पर्यावरण के लिए निर्मुक्त कर दी जाती है, वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार से 78% लगभग जो हम मान के चलते हैं वो वायुमंडल के अंदर मेंटेन रहती है। देखिए ये राइजोबियम जो दाल कुल के पौधे हैं, इसके अंदर ये आपको गांठें दिखाई गई है, ये वाली ये गांठें जहाँ पर राइजोबियम पाया जाता है, तो इसको आप बुक से अच्छे से देखें। अब हम नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं। देखिए हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। पर्णहरित जो क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है वो नाइट्रोजन से ही बनता है। न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का एक पार्ट नाइट्रोजन है। इन सब के अंदर क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ना तो कोई जंतु ऐसा है जो सीधे नाइट्रोजन को जैसे ऑक्सीजन को अवशोषित करता है या ऑक्सीजन को लेता है उस तरीके से नाइट्रोजन को ले ले, ना ही कोई पौधा ऐसा है जो सीधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले ले। तो पहले नाइट्रोजन का क्या किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा। फिक्सेशन होने के बाद में नाइट्रोजन पौधों में पहुंचेगी, और पौधों से होती हुई ये नाइट्रोजन किस में पहुंचती है, जंतु में पहुंचती है। तो देखिए बात करते हैं हम आगे। नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य
नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। देखिए, इसका एक चार्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन की। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, सपोज कीजिए 78%, हम इसको मान के चलते हैं 78% है। जब बिजली चमकती है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जब बिजली चमकती है तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु, कौन से वाले, नीले हरे शैवाल, क्या कर देते हैं, फिक्स करते हैं कुछ यौगिकों के अंदर, जिनको हम नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बोलते हैं। ये जीवाणु द्वारा जो फिक्स करी हुई नाइट्रोजन है वो कहाँ चली जाती है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ये यौगिक किस में आ जाते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं। तड़ित द्वारा फिक्स करी हुई नाइट्रोजन भी मिट्टी में आ गई, और जीवाणु द्वारा फिक्स करी हुई नाइट्रोजन भी किस में आ गई, मिट्टी में आ गई। मिट्टी से इस नाइट्रोजन को पौधे क्या करते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। पौधे जड़ों द्वारा इसको क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। फिर ये नाइट्रोजन किस में पहुंच गई, अब पौधे में पहुंच गई। पौधे को कौन खा गया, पौधे को देखिए जंतुओं द्वारा पौधे को खाना, तो ये नाइट्रोजन अब कहाँ पहुंच गई, पौधे से जंतु के अंदर पहुंच गई। ये जंतु बाई चांस मान लीजिए कुछ उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन एवं जीवों को मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, देखिए कुछ जीव उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन कहाँ आ गई, पुनः मिट्टी में आ गई। ठीक है। कुछ जीव मर गए, मान लीजिए सपोज कीजिए नष्ट हो गए, मर गए, तो उनका अपघटन हुआ। अपघटन होने के बाद उनके गठों से नाइट्रोजन मुक्त होकर फिर से कहाँ आ गई, मिट्टी में आ गई। अब कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित इन पदार्थों को क्या करते हैं, अपघटित करके गैसीय नाइट्रोजन के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि यहाँ तक जो नाइट्रोजन के घटक थे उनका अपघटन करते हैं ये जीवाणु, और अपघटन करने के बाद में इस नाइट्रोजन को कहाँ निर्मुक्त कर देते हैं, फिर से वायुमंडल के अंदर इसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में मेंटेन रहती है, कभी भी कम नहीं हो पाती। देखिए, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अब कुछ शब्द प्रमुख यहाँ पे आए हुए हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। शैवाल आप जानते हो सूक्ष्म जीव है, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक तैयार करे जाते हैं। प्रतिरक्षी शरीर के अंदर रोग कारकों से लड़ने का काम करता है। जीवाणु सूक्ष्म जीव है। वाहक, जो वाहक वो होते हैं जो रोग कारकों का वहन करते हैं, यानी कि परपोषी के शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो संक्रामक रोग कहलाता है। किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका, मैंने अंडरलाइन भी आप लोगों को करवाए हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो एक बार आप बुक से स्टडी कर लें, इनको अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो क्वेश्चन आंसर्स का तैयार करूँगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर्स को करने की। उसमें पूरे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊँगा। तो ये वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो आपको तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें जो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद बच्चों।